गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? इज एवरीबॉडी हैप्पी एज वेल एज सेफ एट योर होम्स? डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। नाम तो आपका मालूम है, एसपी सर। फुल फॉर्म भी पता है आपको, शिवप्रसाद सर। Dear students, today that is on 10th October 2020. Dear students, today in our 11th economics lecture. As you know already that I have started your unit number 3, that is unit number 3, that is production and cost. Production and cost. My dear students, I would like to remind you over here the one thing. There should not be any confusion among the students. It is your introductory microeconomics, and of introductory microeconomics it is part B, and in part B unit number 3, that is production and cost. One more thing you will have to take care over here. In our CBSE syllabus, the name of this unit number 3 is given like this, that producer, behavior and supply. Producer, behavior and supply. One more thing I would like to share you regarding unit number 2. Unit number 2 in your CBSE syllabus, it is written like this: consumers, equilibrium and demand. It is in your CBSE syllabus. The unit number 2, name of that unit number 2 is printed like this: consumers, equilibrium and demand. And in our NCERT book, unit number 2 of the introductory microeconomics is written like this: the theory of consumer behavior. So it's my suggestion to all the students that, dear students, don't get confused just reading the unit name. Just I told you like this, that once again I am going to repeat, because I don't want that henceforth, अब इसके आगे किसी को कोई भी confusion नहीं होना चाहिए सिलेबस को लेके। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस एकदम क्लियर है। सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा प्रिंटिंग जो है यहाँ वहाँ है। प्रिंटिंग का मतलब वो मिस प्रिंट नहीं है, गलत प्रिंट नहीं हुआ है, वो भी सही है। खाली क्या है कि दो जगह पे दो अलग अलग ढंग से प्रिंट हुआ है। जैसे कि जब आप ऑनलाइन CBSE सिलेबस आप टाइप करेंगे ऑफ 11th इकोनॉमिक्स, एंड इन दैट यू विल गेट दैट इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट बी। पार्ट बी उसमें आपको दिखाई देगा यूनिट वाइज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 आपको ऑनलाइन जो सिलेबस दिखाई देगा वहाँ पे लिखा हुआ कंज्यूमर्स, इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। वहीं आपके पास जो NCERT का बुक है, वो बुक में यूनिट नंबर 2 आपको लिखा हुआ मिलेगा, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।
माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों एक ही चीज़ है। ये आप पहला अपना दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। खाली बस क्या है कि जो ऑनलाइन सिलेबस आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या प्रिंट किया गया है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, वो भी सही है। और जो आप अपना एनसीईआरटी का बुक में देख रहे हैं प्रिंट किया हुआ यूनिट नंबर 2 थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो भी सही है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज आगे आप जब देखेंगे उसका सब हेडिंग्स या ऐसे बोले टॉपिक्स जो उसमें कवर किया है बोथ आर सेम है, एकदम सेम है, नो डिफरेंस इन दैट। बाय द वे वैसे भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड का मतलब क्या होता है, जो आपका एनसीईआरटी का बुक में प्रिंट किया है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मीनिंग उसका वही है। दूसरा चीज़ मैं बता रहा था आपको, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट बी, ये यूनिट नंबर 3 हमारा एनसीईआरटी का बुक में लिखा हुआ है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। यही आप अगर ऑनलाइन सिलेबस देखेंगे सीबीएसई का, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट बी यूनिट नंबर 3 इज रिटन लाइक दिस: प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, both are same, one and the same thing, the contents are same, the topics are same। वो खाली हेडिंग देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो आई होप दैट नाउ देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। इतना मुझे ये आपको एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ रहा है, बिकॉज अभी कुछ स्टूडेंट से मेरा बात हुआ तो दे वर सेइंग दैट sir, in the syllabus like this, in the books like this, so that's why I'm telling you both are same. Okay, so don't get confused. Let's start our today's discussion. As I told you that unit number 3 production and cost from your NCERT book page number 40. By the way, आजकल मैं पेज नंबर भी बोलने लगा हूँ कि भाई अभी भी किसी को कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आपके पास बुक होगा, और बुक कौन सा बुक, हाँ ये भी एक क्वेश्चन आता है, यू शुड हैव राइट बुक, सही बुक आपके पास होनी चाहिए। सही बुक कौन सी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, गॉट इट एवरीबडी। वन मोर थिंग, अगर किसी के पास ओल्ड एडिशन है तो उसके ऊपर क्लास 12th ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन बेटा वो क्लास 11th का एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है। नाउ देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। एनीवे, आज का डिस्कशन शुरू करते। मैंने आपको बताया कि एज पर योर एनसीईआरटी बुक जो अभी आपके पास है यूनिट नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी बुक में से पेज नंबर 40 जहाँ पे आपको मिलेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ऐसा पेज नंबर 40 पे 3.4 ऐसा हेडिंग आपको मिलेगा। 3.4 पेज नंबर 40 क्या हेडिंग मिलेगा वहाँ पे? अगर अभी मेरा वीडियो लेक्चर देखने के टाइम पर आपके पास एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है तो ओपन कीजिए, पेज नंबर 40 पे 3.4 आपको हेडिंग दिखाई देगा। कौन सा हेडिंग? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो द लॉ ऑफ diminishing, the law of diminishing marginal product, diminishing marginal product and law
of variable, law of variable proportions, law of variable proportions. My dear students, as I told you that that on the page number 40 of your NCERT textbook, you will find like this. The topic is over there, the law of diminishing marginal product and the law of variable proportions. My dear students, मेरे प्यारे बच्चों, ये इसी लॉ के ऊपर मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर है। मीन्स इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था। आई होप आप सबने वो वीडियो लेक्चर घर पे बैठ के देखा होगा और आप सभी को समझा भी होगा। बाय द वे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे मिले, वो कमेंट्स का बेस पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो लेक्चर देखा हुआ है। कौन सा वीडियो लेक्चर? इसी लॉ के ऊपर, दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट पार्ट 1। आज ये हमारा जो डिस्कशन है ये पार्ट 2 है। उसमें क्या कवर किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में? आई हैड गिवन यू नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स through number of examples. I had covered the law of diminishing marginal product and the law of variable proportions. So I would say that the concept of the law of diminishing marginal product and the law of variable proportions, this concept I have discussed with you in the part 1 with the help of number of examples. So what we are going to do today? What we are going to discuss today? Today it's a part 2, and in this part 2, with the help of statements, we are going to understand the meaning of this law, as well as if there will be time in this lecture, then we will go through the diagrammatic presentation of this law. If not, then one more video lecture. It will be part 3. Part 3, that is diagrammatic presentation of the law of diminishing marginal product and the law of variable proportions. तो वो diagrammatic presentation हमारा part 3 में आ जाएगा। देखते हैं, it's totally depends upon the time. Okay. Let's start today's discussion. As I told you earlier that in the last video lecture I had covered with the help of example. अब आगे का story. The law of diminishing marginal product says that if we keep increasing the employment of an unit with other input fixed, say for example labor and capital, these are two different inputs. So we keep on increasing the number of units of labor and keeping constant, किसको constant रखेंगे? Capital को. So what happens? Eventually a point will be reached after which the resulting addition to output, that is marginal product of input, will start falling. हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? बाय द वे, ये मैं आपका NCERT का बुक का पेज नंबर 40 से ही बात कर रहा हूँ। बुक अगर सामने रखेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा मेरी बातें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि से फॉर एग्जाम्पल लेबर एंड कैपिटल, दीज आर टू इनपुट्स। ओके, सो इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर, जैसा अभी किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें राइट नाउ कैपिटल और लेबर का रेशियो कुछ इस तरह से है, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल।
तो ये जो 1 यूनिट ऑफ कैपिटल है इसको कांस्टेंट रखा और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं। जब स्टार्टिंग में 2 यूनिट्स ऑफ लेबर है और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल है तो समझो आउटपुट है 10, मतलब प्रोडक्शन कितना है 10। एक लेबर को और बढ़ाया, इंक्रीज्ड 1 मोर लेबर, अब तक 2 लेबर थे, अब 2 से 3 हो गए, 3 लेबर्स एंड कैपिटल रिमेन सेम 1। आउटपुट जो अब तक 10 था वो 10 से 11 हो गया। समझो एक लेबर को और हमने बढ़ा दिया, 3 थे 3 से 4 कर दिया, आउटपुट और हमारा बढ़ गया 11 से 12 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है जो अभी हमने बोला, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द 1 इनपुट 1 फैक्टर बाय कीपिंग द अदर कांस्टेंट, सो व्हाट हैपेंस, ये जो वेरिएबल फैक्टर लेबर को जो हम बढ़ा रहे हैं, इसका बढ़ाने का वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, जैसा कि अभी टोटल आउटपुट पहला 10 था, बाद में 10 से समझो 12 हुआ, 12 से कुछ 16 हुआ, 16 से कुछ 20 हुआ। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक लेबर बढ़ाया तो उस एक लेबर बढ़ने के कारण हमारा उस लेबर से जो मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट है वो टोटल में ऐड हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ जा रहा है। ऐसा सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक होगा। कहने का मतलब क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ते जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, इट विल स्टार्ट फॉलिंग। आई होप यू आर गेटिंग मी, इफ नॉट फिर से सुनो क्या बोल रहा हूँ। The law of diminishing marginal product says that if we keep increasing the employment of an input, keep increasing the employment of an input with other input fixed, other input fixed, कौन, capital, eventually a point will be reached, eventually a point will be reached after which the resulting addition, after which the resulting addition to output, resulting addition to output, that is marginal product of that input will start falling. सेम ऐसा ही है जैसा कि सपोज 2 लेबर है और एक कैपिटल है, मतलब ये यूनिट्स ऑफ लेबर, और ये साइड में हम लेबर्स को बढ़ाते जाएं। समझो यहाँ पे कुछ आउटपुट इज 10, लेबर यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं 3, 4, 5, 6, ऐसा नंबर ऑफ लेबरर्स वी गो ऑन इंक्रीजिंग। तो जाहिर सी बात है जब वो लेबर बढ़ेगा तो वो लेबर बढ़ने का वजह से आउटपुट भी बढ़ेगा, टोटल आउटपुट बढ़ेगा। टोटल आउटपुट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो एडिशनल लेबर होगा, एडिशनल मतलब क्या, मार्जिनल, जो हम लेबर बढ़ा रहे हैं तो उसका भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, वो जो नए लेबर का कंट्रीब्यूशन होगा, जैसा ये थर्ड लेबर का कंट्रीब्यूशन होगा, तो जो थर्ड लेबर का कंट्रीब्यूशन होगा वही है मार्जिनल, तो उसका ऐड होकर टोटल बढ़ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। When the combination is like this, that 2 units of labor and 1 unit of capital, at that time total output is 10. Suppose the number of labor increased from 2 to 3. So say for example, and the keeping the other factor constant, अभी भी capital उतना ही है 1, तो suppose ये हमारा टोटल आउटपुट ये अभी 10 था, समझो 10 से कुछ 13 हो गया या 14 हो गया, कुछ भी आप बोल सकते हैं, समझो 14 हो गया। तो 14 कैसे हुआ, बिकॉज वो जो एडिशनल लेबर है, थर्ड लेबर, उससे मार्जिनल कितना मिला, 4, तो मार्जिनल 4 मिला, और पहले का 10 कितना हो गया, 14, मतलब पहले 2 जन मिलके तो वो 10 यूनिट्स का आउटपुट कर ही रहे थे। अब वो तीसरे के आ जाने के कारण
तो तीसरे का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 4, तो टोटल कितना हो गया 14। तो यहाँ पे अगर बात करें एट द टाइम ऑफ द एंट्री ऑफ थर्ड लेबर, if we talk about that how much is total and how much is marginal, so total is 10 and marginal is 4। ये जो बात है कि जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, लेकिन वो कब तक बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, उसके बाद वो फॉल होते जाएगा। यही हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट हमको बता रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, somewhat related concept with the law of diminishing marginal product is the law of variable proportions। ये जो आपको बताया ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसी से रिलेटेड क्या है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज रिलेटेड टू दैट ओनली। आगे बता रहे a somewhat related concept with the help of diminishing marginal product is the law of variable proportions। It says, अब ये किसका बात हो रहा है, variable proportions का। It says that the marginal product of a factor, the marginal product of a factor input initially rises, marginal product of a factor, अब ये फैक्टर मतलब क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, जैसा लेबर एंड कैपिटल, इनिशियली राइजेस, शुरू में बढ़ता है, राइजेस विथ इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल, जैसे जैसे हम एम्प्लॉय करते जाएंगे वैसे वैसे शुरुआत में वो बढ़ता है, क्या बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर से देखते हैं, इट सेज दैट, अब ये किसका बात हो रहा है, यस किसका, दिस वन, सेकेंड वन, द लॉ ऑफ वेरिएबल proportions। It says that the marginal product of a factor unit, the marginal product of a factor unit initially मतलब शुरुआत में, स्टार्टिंग में, initially rises मतलब बढ़ता है with the employment level, employment level in the sense जैसे जैसे आप वो इनपुट फैक्टर को एम्प्लॉय करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग, लेकिन एक सर्टन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचने के बाद वो फॉल होना शुरू हो जाता है। द रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स or the law of variable proportions, law of diminishing returns और law of variable proportions, इसका बात कर रहे हैं। यस डियर, यस बेटा, ध्यान है सबका, एकदम ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज सब बाउंसर जाएगा। अटेंड हियर प्लीज वंस अगेन एवरीबडी। The law of diminishing returns or the law of variable proportions, the law of diminishing returns or the law of variable proportions is the following: as we hold one factor, as we hold means keeping constant, as we hold one factor input fixed, वन फैक्टर इनपुट फिक्स्ड, एक को फिक्स्ड और दूसरे को वेरिएबल, मतलब उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे, होल्ड फिक्स्ड एंड कीप इंक्रीजिंग द अदर, द फैक्टर प्रोपोर्शंस चेंज, द फैक्टर प्रोपोर्शंस चेंज, व्हाट हैपेंस, यस बेटा ध्यान है सबका, मीन्स देर आर टू फैक्टर इनपुट्स, वन we are holding means what, we are keeping it constant and we are increasing the another variable factor of production. So what happens, the proportions of those factor input changes.
proportion change. Initially, as we increase the amount of the variable input, the factor proportions become more and more suitable. Factor proportions becomes more and more suitable means what, कि जैसे जैसे आप वो proportions को बदली करते जाएंगे, आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे सामने आपको सूटेबल आउटपुट मिलते जाएगा. कहने का मतलब क्या है, रिटर्न्स और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलते चले जाएंगे. And more suitable for the production and marginal product increases. But what happens then? But after a certain level of employment, the production process becomes too crowded. The production process becomes too crowded. I hope you're getting me. कहने का मतलब क्या है, ये जो आप increase करते जा रहे inputs को, it becomes too crowded with the variable input, and the factor proportions become less and less suitable for the productions. It is from this point that marginal product of the variable input starts falling. Got it? Everybody? ये सेम वैसा ही है जैसा अगर आपको ध्यान में होगा तो मेरा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था पार्ट 1, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था. क्या वो कुछ आप शर्ट धो रहे हैं, फर्स्ट टाइम धोया तो साफ़ हुआ, सेकेंड टाइम धोया तो और साफ़ हुआ, थर्ड टाइम धोया तो और साफ़ हुआ. ऐसा एक लिमिट तक होगा. उसके बाद में क्या होगा, आपका लेबर सिर्फ जाएगा, मतलब आप सिर्फ धोते जाएंगे लेकिन वो कपड़ा और साफ नहीं होगा. सो इनफैक्ट ये एग्जाम्पल में आप भी क्या कर रहे हैं, अपना लेबर बढ़ाते जा रहे हैं. फर्स्ट टाइम धोया, सेकेंड टाइम धोया, थर्ड टाइम धोया, यू आर इंक्रीजिंग द लेबर. एंड व्हाट हैपेंस, एक लिमिट तक वो साफ होता है. उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद में वो रिटर्न्स मिलना बंद हो जाते हैं. बिकॉज दीज वेरिएबल फैक्टर्स बिकम टू क्राउडेड एंड इट स्टार्ट्स फॉलिंग. मतलब अब खाली आपका फैक्टर इनपुट्स बढ़ते जा रहा है लेकिन सामने रिटर्न्स वो फॉल होते जा रहा है. अब वो मार्जिनल प्रोडक्ट, अब वो रिटर्न नहीं मिल रहा है जो इसके पहले मिल रहा था. गॉट इट एवरीबडी? यस और नो? So my dear students, over here we finish the discussion of the law of diminishing marginal product and the law of variable proportions. I finished it in 2 parts. First part with the help of number of examples, and this part with your NCERT book पेज नंबर 40. अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है, दैट इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे. सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो lectures. That's all for the day. Enjoy yourself.